फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम ही चल रहा था, तो हम आगे उसी को कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में जो है 16 तक के मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज हम जो है 17 से शुरू करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से। अब मैंने आपको प्रिंट मीडिया तो बता दिया था, लेकिन इसके लाभ कौन कौन से, मतलब इस चीज़ से हमें जो है क्या फ़ायदा होता है। तो इसके लाभ ज़रा देखते क्या है। जो प्रिंट मीडिया होती है, यानी जो प्रिंट करके जो आ जाता है, उसको जो क्या ये बोल रहे हैं कि प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। वो मर्जी नहीं, मर्जी, आप उसे मर्जी कर लेना। पर आपके पास कोई चीज़ प्रिंट होकर आ जाती तो आप उसको जो है धीरे धीरे आराम से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। का मन हो तो आप उसे तेज पढ़ सकते हैं, धीरे पढ़ सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। आगे क्या लिखा है कि किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। आपके पास कोई भी चीज़ है, आपके पास अगर उसके पृष्ठ यानी उसका जो पेज है, बहुत सारे पेजेस हैं, अब आपको कौन सी बात पहले पढ़नी कौन सी बाद में पढ़नी, वो आपके ऊपर है कि आप उसे कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। और आगे पहले पढ़ना है तो आगे का पहले पढ़ लो, पीछे का पहले पढ़ना है तो पीछे का पढ़ लो। आप अपने अनुसार जो है उसे पढ़ सकते हो। आगे क्या लिखा है, इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। संदर्भ की तरह मतलब कि आप किसी चीज़ को संभाल कर रखते हो, तो आपको जब भी किसी चीज़ के बारे में बताना हो, क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और किसी को भी कभी भी कुछ भी बता सकते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया अगर आता है, इसके लाभ कौन कौन से, तो आप मन से लिख सकते हो कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से पढ़ सकते हो या उसको संभाल कर रख सकते हो। के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। 18वां मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 19वें में क्या लिखा है कि प्रिंट माध्यम के लेखकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिंट माध्यम के जो लेखक होते हैं उनको जो है किन बात का ध्यान रखना चाहिए। अब उनके भी कुछ पॉइंट होते होंगे, उनको भी हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। लिखने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रिंट अपन करवाते हैं उसको भी तो कोई लिखता है, तभी तो हम उस चीज़ को प्रिंट करवाते हैं। बाहर से बड़े बड़े जो नोटिस वगैरह आते हैं उनको भी तो लिखते हैं, फिर उनको प्रिंट करवाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि उनको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बड़े बड़े ऐसे कोई नोटिस वगैरह आते हैं तो उनको लिखने से पहले ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट माध्यम के लेखकों को समय सीमा यानी डेडलाइन और शब्द सीमा, और तीसरा क्या लिखा है, अशुद्धियों का ध्यान रखना। अब जो लेखक होते हैं जो ये सब लिखते हैं, क्या होती है समय सीमा यानी डेडलाइन। समय सीमा यानी टाइम लिमिट, ऐसा नहीं आप लिखते ही चले जा रहे हो। या शब्द सीमा, या आप जो भी शब्द लिख रहे हो उसकी जो है कम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लिखते ही चले गए तो आपको पता ही नहीं आपने कितने शब्द क्या लिख दिए। अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए, और लिखते समय जो शब्द आप लिख रहे हो उसकी क्या कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई प्रोफेशनल काम करते हो या प्रोफेशनल चीज़ लिखते हो, उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती होती है तो क्या बवाल मच जाता है। इस वजह से जो है इन लेखकों को जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम की सीमा या कमजोरियों का उल्लेख कीजिए। तो अगर मुद्रित करके आए या प्रिंट करके आए, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। और अगर सीमा और कमजोरियाँ करके आए तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो भी कंफ्यूज मत होना। पेपर में क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाते, इसलिए आपको दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसका आंसर क्या लिखा है कि प्रिंट माध्यम निरक्षरों के लिए बेकार की वस्तु है। इसके अलावा वे किसी घटना को खबर एक निश्चित समय बाद ही दे सकती हैं। जो है प्रिंट माध्यम जो हम लिखते हैं, हम उसकी कमजोरियाँ क्या हो सकती है। भाई, आपने कोई चीज़ आप तभी लिखोगे ना जब आपको कोई चीज़ मालूम होगी। जब तक आपको वो चीज़ मालूम नहीं होगी आप नहीं लिख पाओगे। और जो भी कोई लिखा हुआ चीज़ है वो वही पढ़ सकता है जिसको जो है पढ़ना आता है। जिसको पढ़ना नहीं आता उसके लिए वो चीज़ क्या रहेगी, बेकार ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वही दो बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखी। यहाँ पे लिखा है कि प्रिंट माध्यम निरक्षरों के लिए बेकार की वस्तु, यानी जो निरक्षर होते हैं, यानी वही जो पढ़ नहीं पाते, जिन्हें समझ नहीं आते कि अक्षर है क्या है, तो उनके लिए बेकार है। आगे क्या लिखा है, इसके अलावा वे किसी घटना को खबर एक निश्चित समय बाद ही दे सकते। इसके बाद क्या है, किसी घटना को खबर निश्चित समय बाद। भैया, जब तक वो घटना घटेगी नहीं तब तक वो सामने वाले लिखेगा नहीं, उसके बाद ही वो उसको दे पाएगा। तो ये दो कमजोरियां जो है इसमें होती है, किसमें, प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम में। हमारे अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं। अब ये एनकोडिंग क्या है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएंगे। अब एनकोडिंग की बात करते हैं।
पे क्या लिखा है ज़रा पहले इसको ध्यान से पढ़ते। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। आप जब भी किसी को संदेश भेजते हो तो आप अलग अलग तरीके से भेजते हो। या तो आप अपनी बात सिंपल शब्दों में कह दोगे, या तो आप किसी से कुछ कह नहीं पाते पर कहना चाह रहे हो तो किसी संकेत के थ्रू यानी किसी चिन्ह के थ्रू आप कह देते हो। या तो आप कोई ध्वनि चिन्हों का उपयोग, या तो आप किसी के गाने के थ्रू अपनी फीलिंग्स बोल दोगे, या किसी भी तरीके से आप जो अपनी फीलिंग्स को बोलोगे, किसी को बताओगे कि हमें क्या। अब कोई बोल नहीं सकता तो कोई चिन्ह ऐसे करके बताता है यानी इशारों में बताता है। तो सब अलग अलग तरीके से अपनी संदेश को जो है हम तक या एक दूसरे तक आपस में पहुँचाते हैं। यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। तो भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह है। भाई भाषा, हम जिस भाषा में बात करते हैं सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जो जिस भाषा में बात करता है वो सबका क्या है, कूट चिन्ह या कोड है। सब अपने कोड वर्ड में बात करते हैं। अब कोई बिहार का तो बिहार की भाषा में बात करेगा, कोई पंजाबी तो पंजाबी, तो सबकी क्या है, ये कूट चिन्ह है यानी ये कोड है। अपनी कोड लैंग्वेज में सब बात करते हैं। तो क्या लिख रहा है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना। अब आप किसी को भी, मान लो आप मुझे कुछ समझा रहे हो तो आप मुझे समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना यानी अपनी बात को जो अपनी भाषा के माध्यम से आप जो मुझे बताना चाह रहे हो यानी संदेश बांधना है यानी बताना चाह रहे हो, तो वही जो है कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। तो वही क्या कहलाता है, कूटीकरण या एनकोडिंग। इसे कूटीकरण भी बोलते हैं या एनकोडिंग भी बोलते हैं। तो आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो आप समझ गए होंगे अब जो एनकोडिंग क्या होती है। भाषा के माध्यम से जो है कूट चिन्ह या कोड है उसका जो प्रयोग करके हम जो है किसी को समझाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। सुनने में शब्द ऐसे लगेंगे एनकोडिंग, प्रिंट माध्यम क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं, जब आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन सारे समझते हो चलते जाइएगा। हमारा जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय। अब आपने ब्रेकिंग न्यूज़ वर्ड सुना है, आपको मालूम भी क्या है, पर आप इसे अपनी लैंग्वेज में बोलोगे कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ क्या, हमने कोई चीज़ देखी और जहाँ पे जो घटना घटी, जो भी घटना घटी तो हमने वो बता दी कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, देख आज तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी। तो ये होता है सिंपल वे में। अब इन्होंने कैसे लिखा ज़रा इसे देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम फ्लैश भी है। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम क्या है, फ्लैश है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लें। आगे क्या बोल रहा है कि इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है, इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार। तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना कि एकदम बहुत ही बड़ी, कि मतलब आप देखते ही एकदम बोल दो कि भाई क्या हो गया। तो जो बड़ी बड़ी खबर होती है जो एक कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है यानी कम से कम में ज़्यादा बात बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है ना तो लोग उसकी जो मेन बातें ही सुनना पसंद करते हैं। और क्या है, एकदम आपने बता दिया किसी को कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ है तो कोई भी देखना चाहेगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कम से कम शब्दों में क्या है, तत्काल जो है यानी उसी समय जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, जैसे नेपाल है, नेपाल में भीषण भूकंप आ गया था एकदम से। तो भूकंप आया तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी, एकदम से हम तक पहुंचा दी गई थी। 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, अब कोई 2 गाड़ियां और अगर उनमें टक्कर हो जाती तो ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। 10 मरे, सैकड़ों घायल, अब 10 मर गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए, जैसे बस वगैरह गिर जाती तो ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही होती है और ये बहुत बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ में कहलाती है। सिंपल में समझे तो ब्रेकिंग न्यूज़ वो होती है जो बड़ी बड़ी घटनाएं जो होती हैं जो हम तक कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का। अब जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें, पत्रकारीय लेखन वही होता है जो हमें बाहर से हर जगह से सूचना मिलती है, इंटरनेट हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है कि सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी शीघ्र देना है। तो क्या है, हमें जो है कम से कम समय में जो है समय के अनुसार जो है घटनाएं मिल जाती है, तो उसका जो महत्व इसमें होता है यानी समय का महत्व है। तो वो इसलिए लिखा है कि समसामयिक घटनाओं की जानकारी शीघ्र देने का है, यानी समय में जिस समय जौन सी घटना हो रही है उसकी घटनाओं की हमें जो जानकारी जल्द से मिल जाती है वो होता है। हो सकता है ये आपसे जो है एक वर्ड में पूछ सकते हैं, इसलिए जो है आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है,
अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है? एक मुख्य कारण लिखिए। जो अखबार है वो हर घर में और हर जगह आपको मिलेंगे। अखबार पढ़ना लोग पसंद करते हैं, तो यही पूछ रहे हैं कि इतना लोकप्रिय क्यों है? अखबार आप देखोगे हर जगह आपको मिलेगा ही। ज़रा इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि छपा हुआ होने के कारण इसमें स्थायित्व है। इसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी कभी भी पढ़ा जा सकता है। अखबार जो होता है, अब तो इतना फ़ोन में सब लगे रहते हैं, तो अब क्या होता है, जब अखबार है तो अखबार इसलिए अभी भी लोकप्रिय है। लोग अभी भी सुबह उठ के अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, चाय पीते पीते अखबार ज़रूर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये छपा हुआ होने के कारण। इसमें जो है सब छपा हुआ रहता है, व्यवस्थित रहता है, लाइन से इतने पेज रहते हैं और हर पेज में रहता है कि स्पोर्ट्स का इस पेज में आएगा, इस पेज का उस पेज में आएगा। तो इसे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी कभी भी पढ़ा जा सकता है। पेपर आपको जो है हर कहीं आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप शाम को पढ़ सकते हो, आराम से बैठकर आप इसे पढ़ सकते हैं। इसलिए जो है अखबार बहुत अधिक लोकप्रिय है। से हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इंटरनेट में आपको जो है कहीं भी कोई सी भी न्यूज़ तत्काल बिल्कुल मिल जाती है, पर इसके क्या दुष्परिणाम, यानी इसकी कुछ दुष्परिणाम भी है कि क्या नुकसान है जो हमें इसमें बताने हैं। भैया हर चीज़ अच्छी होती है तो उसके साथ उसकी कुछ बुरी आदतें भी होती है, तो वही चीज़ हमें यहाँ बताना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट के भी दो पक्ष है। इसके द्वारा अर्थात इंटरनेट पत्रकारिता से हमें सूचनाएं तत्काल उपलब्ध हो जाती है, परंतु इसका दूसरा पक्ष उतना उजला नहीं है। इसके अनेक दुष्परिणाम भी हैं, जैसे ये समाज में अश्लीलता और गंदगी फैलाने का साधन है। और आगे क्या लिखा है कि इसके कारण युवा अनैतिक कार्यों की ओर आकृष्ट हुए। ये दुष्प्रचार का साधन है, ये अत्यंत महंगा साधन है। तो हम जब इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें सब चीज़ें मिल जाती है, पर उन चीज़ों के साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाती है जो हमें नहीं मिलना चाहिए। तो ये इसका जो है दुष्परिणाम है, यानी ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समाज में जो है गंदगी फैलती है और इससे जो है लोगों के प्रति गलत भावनाएं आती है। इस वजह से जो है इंटरनेट पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो उसका सही तरीके से यूज़ करो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हो। अगर उस चीज़ को अच्छाई में यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, आगे जाके वो आपको ही काम आना है। हर चीज़ का हमें जो है सही तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, आप इसे अपने शब्द में लिख सकते हैं। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन है? पक्ष विपक्ष में तर्क दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें क्या बोल रहे हैं कि श्रोता या पाठकों, यानी आप जो देख रहे हो या आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो वो श्रोता या पाठक होते हैं। जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं, जिस चीज़ का हम आनंद ले रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि इनको जो है बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी, हमारा किसी चीज़ में तभी मन लगेगा ना जब हम उस चीज़ को जो है उस चीज़ में अच्छी चीज़ आ रही है, अच्छी बात कही जाएगी, तभी हमारा उस चीज़ में मन लगेगा। तो प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी, तो इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा माध्यम यानी सशक्त माध्यम, सही माध्यम कौन सा लगता है? पक्ष विपक्ष में तर्क दे, यानी अपने सही और उसमें गलत में अपने हिसाब से आंसर दे। इसका आंसर क्या लिखा है यहाँ पे? श्रोता या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में से सबसे सशक्त माध्यम टीवी है। इसका आंसर क्या? टीवी है। अब अपने पक्ष में बोला इन्होंने, तो आप इसमें अपने मन से लिख सकते हो कि भाई टीवी क्यों है, कि रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं, प्रिंट में जो है हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टीवी होती है उसमें क्या होता है, हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, मतलब हम सब कर सकते हैं टीवी में। इसलिए जो है टीवी सशक्त माध्यम है और इसमें क्या लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, हर चीज़ टीवी में देखने में इसलिए मज़ा आता है। रेडियो पे आपको उतना सुनने में मज़ा नहीं आएगा जितना आपको देखने में मज़ा आता है। तो इस वजह से जो है टीवी सशक्त माध्यम है। हो सकता है आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। इसी के साथ हम आगे और क्वेश्चन लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।